हो गया सर। ओके। श्रोडिंगर के समय निर्भर तथा समय मुक्त समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। आपको समीकरण लिखना भी है और सिद्ध भी करना है, दोनों काम करना है ना। ठीक है, तो लिखिए। सबसे पहले लिखिए, इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। लिखो, जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। हमने कहा जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि द्रव्य कण जब गति करता है तो उसके साथ कुछ तरंगे जो है संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। तथा ये जो तरंगों जिसको द्रव्य तरंगे कह रहे हैं, इनका जो अवकल समीकरण है वो कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण। ये द्रव्य तरंगों का जो समीकरण है वह अवकल समीकरण है। इसके जो अवकल समीकरण इसको हम श्रोडिंगर समीकरण के नाम से हैं। तथा इनके अवकल समीकरणों को श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। जो द्रव्य तरंगे हैं उनका जो अवकल समीकरण आएगा उसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। समय निर्भर है, समय निर्भर याद रखना। ये होता है आई एच, है ना, डेल साइन अपान डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस डेल साइन। ये समय निर्भर है। ठीक है, और एक होता है समय मुक्त। समय मुक्त वाला तो बताया था मैंने आपको, है ना। समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये होता है डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साइन प्लस, लिख दो, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपान एच स्क्वायर और e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। देखो याद आ रहा है आप लोगों को? यहाँ भी डेल नहीं है, सॉरी, ये वी है। ये डेल नहीं है, वी है। करेक्ट कर लो इसको, वी है, वी साइन। ठीक है,
तो ये वाला कौन सा बताओ, समय निर्भर है, ये समय मुक्त है। दोनों का हम जो है यहाँ पे आपको प्रूफ देंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए सभी? ओके, तो हम दोनों का प्रूफ देंगे, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का प्रूफ हम देंगे। चलिए हम दे रहे हैं प्रूफ ऑफ, पहले समय निर्भर का देते हैं, फिर समय मुक्त का देंगे। ठीक है, लिखो, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण, कोई कण, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है, गतिमान है। माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से। कण का रैखिक संवेग पी एक्स, आगे लिखो, कण का रैखिक संवेग पी, नीचे से एक्स लिखो, पी एक्स एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है, एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है। कण का रैखिक संवेग पी एक्स तथा संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है। ठीक है, अतः कण से संबद्ध एक विमीय तरंग का तरंग फलन, एक विमीय तरंग का तरंग फलन साइन बराबर क्या होता होता, मैंने बताया था, याद करो। तरंग फलन साइन इक्वल टू क्या होता है, याद आ रहा है? ए की पावर आई अपान एच, और कुछ बताया था, पी एक्स एक्स माइनस ई टी, याद आ रहा है क्या आपको? ये मैंने बताया था, है ना, साइन इक्वल टू ए कांस्टेंट है ना, ए की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ए टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसे याद रखना, ये तरंग फलन साइन का वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 को, यह आएगा डेल साइन बाई डेल टी आ जाएगा। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेल साइन बाई क्या आएगा, डेल टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, e की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस ए टी। ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर में ही रहेगा, इस पावर वाले का भी डिफरेंशियल होगा, ये आएगा आई अपान एच, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आंशिक अवकलन है। टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख दो, आंशिक अवकलन करने पर यहाँ लिखो, समीकरण को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, टी के सापेक्ष आंशिक वर्ड यहाँ आएगा, सर ये वाला वर्ड यहाँ आएगा, आंशिक अवकलन करने पर ऐसे लिखो। समीकरण 1 को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो ये तो एक साला कांस्टेंट रहेगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा ये वाला टर्म और टी का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा।
देखो ये डिफरेंशियल आएगा समझ में, ये बड़ा समझाते हैं। आ गया समझ में। ये साइन की वैल्यू याद है आप लोगों को, तरंग फलन साइन की वैल्यू याद है ना? ओके, साइन की वैल्यू अगर याद है अच्छी बात है। अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करने आ जाएगा आंशिक फलन टी के सापेक्ष। ई की पावर का तो ई की पावर ही आएगा, और ये वाला टर्म का फिर से पावर में है उसका भी डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ आई अपान एच है वो रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा या माइनस ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इतना किसका वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो ये आ जाएगा आपका साइन, और ये वाला जाएगा माइनस आई ई अपान एच। देखो तो साइन हो जाएगा समीकरण 1 से। देखिएगा समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो बोलो। आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ गया कर तो समझ में। तो यहाँ से ई साइन इक्वल टू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस एच अपान आई डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू ई साइन। एच ऊपर चला गया, आई नीचे आ गया, और माइनस साइन भी इधर आ गया। अब आपको पता है 1/आई को माइनस आई होता है, पहले से माइनस है, ये हो जाएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साइन। मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ 1/आई की वैल्यू माइनस आई होता है ना? तो आई ऊपर गया तो माइनस का प्लस हो गया। देखो ये समझ में आया क्या? यहाँ से यहाँ, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ई साइन इज इक्वल टू ले आया है आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसे समीकरण नंबर 2 हमने दे दिया। ठीक है, इसको इधर लिख दिया। अब समीकरण एक को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब समीकरण 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 में आपको दिखाया था, दिख रहा है समीकरण 1 आपको दिख रहा है क्या? देखो ये एस के सापेक्ष, ये एस का फंक्शन है, तो डेल साइन बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल साइन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ए, और ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा, ए ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी। अब इसका पावर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो आई अपान एच बाहर है, और इसका तो पी एक्स आ जाएगा, एस का 1 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आई अपान एच इंटू पी एक्स। देखो ये समझ में आया क्या? डिफ्रेंसिएशन है ना, नोट कर लो। तो अब हमने समीकरण 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो। अब बताइए किसका वैल्यू समीकरण 1 से, ये वाला टर्म बताइए, ये वाला वैल्यू साइन का है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा डेल साइन अपान डेल एक्स इज इक्वल टू साइन आई एच पी एक्स। कोशिश करो, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो ही बोलो। आ गया, चलिए इक्वेशन नंबर 3 हमने, ठीक है, पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साइन बाई डेल एक्स, और क्या आएगा बताओ, आई आई एच पी एक्स।
फिर से एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिए। ये साइन ही एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इसका वैल्यू होता है इक्वेशन नंबर 3 देखिए। बोलो। चलिए, ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान एच पी एक्स इंटू आई अपान एच पी एक्स। ये यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से आया है ना, समीकरण 3 से। आप देखो समीकरण 3 से यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, समीकरण 3 से। तो डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। देखो आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। देखिए आया समझ में? अच्छी बात है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बोलो। आई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, यह आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यह आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर साइन। साथ साथ नोट कर रहे हो आप लोग? तो माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन। ठीक है, बहुत सारे में 2m का डिवाइड कर दिया, इसको आप नंबर दे दो समीकरण 4। बहुत सारे 2m का डिवाइड किया है, देखो समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो ही बताया करो। आ गया, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? है ना। चलिए, तो समीकरण 4 तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखो अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से हम लिखा, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, ऊर्जा का जो संकारक समीकरण है, ठीक है, उससे ई साइन इक्वल टू क्या है, ऊर्जा के संकारक समीकरण से ई साइन इक्वल टू होता है, देखो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। नंबर 5, ऊर्जा के संकारक समीकरण ई साइन इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है, ठीक है। चलिए, आपके पास समीकरण नंबर 4 दिख रहा है, हाँ या ना? देखो 4 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा होगा, और इक्वेशन नंबर 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2। तो आप देखो इक्वेशन नंबर 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही साथ दिखाए थे तीनों, 2, 4 और 5 तीनों को देखो, दिखाई दे रहेगा 2, 4 और 5। देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 तीनों दिख रहा है आपको?
तीनों को मिक्स करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, 4 को और 5 को। तो पहले अपन 2 और 5 को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 5 आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये है और ये 5 है, ठीक है। यहाँ भी ई साइन है, यहाँ भी ई साइन है, इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। समीकरण 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखा रहा है ना। ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है ना, 5। चलिए तो लिखो समीकरण 2 तथा 5 से, समीकरण 2 और 5। तो समीकरण 2 और 5 दोनों में ई साइन की वैल्यू है, तो ये आई एच डेल साइन अपान डेल टी ये इक्वल हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन प्लस वी साइन, ये ठीक है। तो ई साइन की वैल्यू 2 में भी था, इक्वेशन 2 से आया और इक्वेशन 5 से ही आया ई साइन की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे बताओ पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन की वैल्यू क्या आएगा? इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा, इसको इधर ले आओ इसको, तो माइनस वी साइन प्लस आएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसको इधर ले आओ बोला। देखो इक्वेशन 6 समझ में आ गया, देखो आ गया ना। चलिए अब इक्वेशन नंबर आते हैं 4 में। ये देखो 4 में इसका वैल्यू ये है और 6 में इसका वैल्यू ये है, तो दोनों की इक्वल कर देंगे। ये वाला टर्म दोनों सेम है, देखो इक्वेशन 4 दिखाई दे रहा है, 4 और 6 दोनों देखो, कोशिश करो 4 और 6 दोनों दिखाई दे, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है 4 में भी है और 6 में भी है ना। तो समीकरण लिखो, समीकरण 4 तथा 6 से। तो समीकरण 4 में इसका जो वैल्यू है पहले दिखाता हूँ, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू इसके इक्वल है समीकरण 4 में। और समीकरण नंबर 6 में इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल है माइनस वी साइन प्लस आई एच डेल साइन बाई डेल टी, दोनों को इक्वेट कर दिए। देख लीजिए समझ में आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये वाला टर्म को इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा ना। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू आएगा माइनस एच स्क्वायर अपान 2m माइनस एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन आएगा। समझ में? बोलो। तो ये आपका कहलाता है समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो इसे समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ समय मुक्त तरंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इसका प्रूफ दूंगा सेकंड वाले का। अभी हमने इसका प्रूफ दिया, पहले वाले का प्रूफ दे दिया ना, ये वाला इसी का प्रूफ अभी हमने दिया है। अब इस वाले का प्रूफ देंगे, समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इस समीकरण का प्रूफ आपको देने वाला है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। उसका प्रूफ हो चुका है, इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 था ये।
ठीक है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट का प्रूफ आप लोगों के पास है ना? ये वाला सेकंड पार्ट का प्रूफ हम दे चुके हैं, याद है आपको? इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है, उसी को देख के लिख देना पूरा, जो प्रूफ हमने दिया है ना, उसी को देख के लिखना है यहाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को नया क्वेश्चन लिखाता हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। तो आप लोग प्रूफ दे लोगे ना सेकंड पार्ट का, पिछला देखकर? ओके, लिखो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे लिखो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण की शर्त ज्ञात कीजिए। जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर लिखते हैं। लिखो सब लिखो, राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं साइन स्टार। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, ये साइन का कॉन्जुगेट कहलाता है, सहयुग्मी है ना। ये साइन है, साइन का कॉन्जुगेट को साइन स्टार लिखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जो मान लो जेड है, जेड मान लो एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड का बार जेड का सहयुग्मी कहलाता है, ये होता है एक्स माइनस आई वाई। बताइए जेड बार को आप क्या बोलते हो? याद करो, जेड बार को आप बोलते हो जेड का सहयुग्मी, कॉन्जुगेट आप जेड बोलते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड और जेड बार को, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, पता है। और मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये और ये सेम आता है, ये और ये सेम आता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू और जेड इंटू जेड बार सेम आता है, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है ना, जेड इंटू जेड बार होता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। ये जेड है और ये जेड का बार है, ये इसका कॉन्जुगेट है, सहयुग्मी। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन स्क्वायर ये होता है साइन स्टार, ये साइन है और इस साइन का कॉन्जुगेट है, सहयुग्मी। समझ, जैसे ये आता है वैसे ये। समझ आया आप लोगों को? बोलो, यहाँ बार लगाते हैं या स्टार लगाते हैं? ये समझ में आता है आप लोगों को? कॉन्जुगेट है ना, ये जैसे ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड बार ना इसका सहयुग्मी कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। जेड जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मेरा ये कहना है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार हमेशा इक्वल होता है। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार इक्वल होता है। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन का स्क्वायर साइन इंटू साइन स्टार होता है। ठीक है, तो साइन और साइन स्टार जो है साइन का कॉन्जुगेट है, साइन का सहयुग्मी को साइन स्टार कहते हैं, या जेड बार कहते हैं या साइन स्टार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन स्टार। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व को बताता है, ये बताता है प्रायिकता घनत्व को। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ साइन का जो स्क्वायर है ये प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। देखो प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ये जो राशि है यह प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, तो ये राशि किसको दर्शाता होता? प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। तो इसका संपूर्ण जो प्रायिकता है वो कितना होता है? किसी भी की संपूर्ण प्रायिकता कितना होता है?
कुल प्रायिकता कितना होता है? बोलो। 1 होता है। कुल प्रायिकता कितना होता है जी, बताओ। संपूर्ण प्रायिकता की वैल्यू कितना होता है? कुल प्रायिकता कितना होती है? 1 होता है ना। कुल प्रायिकता जो होती है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिखो इस प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। आगे लिखो, अतः अतः राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर समाकलनीय होता है। समाकलनीय होता है। यह समाकलनीय होता है पूरे क्षेत्र में तथा पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता पूरे क्षेत्र में रहा। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। अतः अगर हम समाकलन करें साइन मॉड ऑफ साइन के स्क्वायर का, तो आंसर कितना आएगा बताओ? बोलो। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर का समाकलन करें तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन इंटू साइन स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन साइन स्टार, ये हमेशा 1 होता है। इसी को हम प्रसामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन स्टार निकालेंगे, या साइन स्टार पता है तो साइन पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, लिखो इसे तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके। सरल आवर्ती दौलित्र सरल आवर्ती दौलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। लिखना भी है और हल भी आपको करना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है डालो। सरल आवर्ती दौलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। सरल आवर्ती दौलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। ये होता है, लिखो, डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर
प्लस 2m अपान h स्क्वायर e माइनस 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इसका प्रूफ देंगे आपको। यस सर। चलिए, ये है सरल आवर्त दोलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। चलिए, ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देते हैं। इस समीकरण का प्रूफ हम देंगे। लिखो, लिखिए, सरल आवर्ती दोलित्र करते हुए किसी कण सरल 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 आवर्ती सरल आवर्ती गति करते हुए सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण किसी कण किसी कण का किसी कण सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण का प्रत्यानयन बल सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण का प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है तथा ये कण के विस्थापन तथा ये कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण का प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है तथा ये कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोगों को पहले मैं समझाता हूँ सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, किस प्रकार से क्रिया करता है ना। तो इधर देखो, इस प्रकार से जब कोई कण किसी सरल रेखा में गति करता है किसी एक स्थिर बिंदु के दोनों ओर, इस स्थिर बिंदु को हम माध्य बिंदु बोल सकते हैं, है ना। तो इस स्थिर बिंदु के दोनों ओर जब गति करता है कोई कण जो है, ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु या मध्य बिंदु आप बोल सकते हैं ना। ये स्थिर बिंदु है, वो इस स्थिर बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है, तब वो सरल आवर्ती दोलित्र कहलाता है। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी जब कोई कण एक सरल रेखा में एक स्थिर बिंदु के दोनों ओर गति करता है, मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इस प्रकार से। जैसे पॉइंट ए तक गया, फिर वापस आया ओ में, फिर बी तक गया, फिर वापस आया। तो कण की जो इस प्रकार की जो गति है, इसको हम सरल आवर्ती गति कहेंगे, है ना। कण की इस प्रकार गति को सरल आवर्ती गति कहेंगे और इसको कहेंगे सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को इसका आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक ना आयाम कहते हैं। ठीक है, ये तो जब कण जैसे जैसे जाते जाता है, मान लो यहाँ कण इस पॉइंट पर पहुंचा P, तो O से P तक कण का विस्थापन कहलाएगा, x कहलाएगा। तो ये जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, इसका जो गति है, मतलब इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कम होते जाएगा और यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब धीरे धीरे इसका जो वेग है कम होते जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जो प्रत्यानयन बल है इसको वापस खींचता है ना। इसका प्रत्यानयन बल, इसको मैंने लिखा है ना यहाँ, कण का प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है, उसको खींचता है, वापस लाने का प्रयास करता है। ये ऐसे जा रहा है तो वापस लाएगा विपरीत दिशा में,
तो प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा और इसका जो वेग धीरे 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 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वेग 0 हो जाएगा, फिर से वापस आएगा। क्यों वापस आता है समझ में आया? यहाँ वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वेग 0 होगा, फिर से वापस आता है। फिर यहाँ वेग मैक्सिमम रहता है, सबसे अधिकतम वेग यहाँ रहेगा। फिर इसे धीरे धीरे कम होते 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 फिर यहाँ 0 हो जाता है, फिर वापस आता है। इस प्रकार से ये इस सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, तो जो प्रत्यानयन बल है वो विपरीत दिशा में काम करता है और कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्यानयन जो बल है यह प्रोपोर्शनल होता है, किसके? विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो चलिए, है ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो मान लो कण का द्रव्यमान, मान लो कण का द्रव्यमान m है, तब प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, बल तो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, सब जानते होंगे। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित क्या होता है? त्वरण होता है ना। तो प्रत्यानयन बल को मैं F बोल रहा हूँ, तो द्रव्यमान हमारा m हो गया, त्वरण हम लिख रहे हैं dx²/dt²। ये समझ में आ गया आपको? बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। देखो कण का द्रव्यमान m है, तो प्रत्यानयन बल को मैंने F कहा है, तो ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? बोलो। नो। ठीक है, ये अब आप यहाँ पे बोल रहे हो प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती होता है? पढ़ो, यहाँ x विस्थापन है, t समय है, x विस्थापन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चूंकि प्रत्यानयन बल विस्थापन के, है ना, कण के विस्थापन के, प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन का अनुपाती है, यह अनुक्रमानुपाती होता है। अतः बताओ, F जो है प्रोपोर्शनल आएगा, किसके था? विस्थापन हमारा x है, -x लिखेंगे। मतलब -x क्यों लिख रहे हैं? x विस्थापन है, लेकिन माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? यस, प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में, विस्थापन बढ़ेगा लेकिन जो वेलोसिटी है वो घटेगा। मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम विस्थापन बोलेंगे। यहाँ विस्थापन 0 है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कण का विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। वेलोसिटी कम होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा पॉजिटिव होता? ये बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण हम किसको बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और जब वेग घटता है तो त्वरण निगेटिव आएगा, और जब वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव आएगा। और जब वेग कांस्टेंट है, मतलब एक समान वेग है, तो त्वरण की वैल्यू 0 आएगा। समझ में आता है तुम लोग? तुम लोग प्रैक्टिकली समझते हो ना कोई चीज़ को, हाँ या ना? है ना? वेग, पहले वेग को समझ लो, वेग क्या होता है। वेग जिसको हम इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो वेग जो होता है वह विस्थापन में समय के साथ कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर, या समय के साथ कण की दूरी में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग क्या है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मान लो विस्थापन बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है, वेग पॉजिटिव कब होगा? धनात्मक, जो विस्थापन धनात्मक होगा। और अगर विस्थापन अगर ऋणात्मक है, विस्थापन मतलब वापस आ रहा है कोई चीज़, तो वेलोसिटी निगेटिव माना जाएगा। अब देखो, वेलोसिटी भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। आप लोग समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और कोई वस्तु भी यहाँ है। अब ये वस्तु आगे जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कोई वस्तु है, मान लो एक कार है, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब ये कार को ड्राइवर लेके आगे बढ़ रहा है ना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सापेक्ष ये जो है
आगे दूर जा रहा है, मेरे सापेक्ष क्या आ रहा है, दूर जा रहा है कार। मैं तो यहीं खड़ा हूँ लेकिन कार जो है दूर जा रहा है ना। तो समय भी बढ़ रहा है, समय तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा, और दूरी भी बढ़ रहा है। तो दूरी भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, दोनों अगर बढ़ रहे हैं, समय तो बढ़ेगा ही, समय तो घटता नहीं कभी, है ना। और दूरी अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वेग जो है ये धनात्मक आएगा। वेग क्या आएगा, धनात्मक। वेग होता है दूरी बटे समय। लेकिन अब देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और कार जो है यहाँ से मेरी तरफ आ रहा है। ये जो कार है मेरी तरफ आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जो कार है ये मेरी तरफ आ रहा है। अब बताओ, अभी अभी जो कार और मेरा जो डिस्टेंस है, वो मेरी तरफ जब कार आएगा दूरी घटेगा कि बढ़ेगा। अब कार मेरी तरफ आ रहा है, अब कार मेरी तरफ आ रहा है तो दूरी कम हो रहा है, दूरी कम हो रहा है। यहाँ दूरी बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ कार है। या ये एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये मैं हूँ, ये कार है, ठीक है, ये कार है, कार इधर जा रहा है, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं फिक्स हूँ, ठीक है। कार इधर जा रहा है तो बताओ दूरी बढ़ेगा ही घटेगा। अभी यहाँ से यहाँ तक ये मेरा और कार का डिस्टेंस है, कार इधर जा रहा है तो बढ़ेगा। मेरा और कार का दूरी बढ़ते जाएगा ना, तो बढ़ते जाएगा तो वेग पॉजिटिव आएगा, वेग धनात्मक आएगा। लेकिन कार अगर इधर आए तो, कार इधर आए मेरी तरफ आए तो ये दूरी क्या होगा, कम होगा। तो वेग वहाँ निगेटिव आएगा। तो वेग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। मतलब जो वेग होता है ना, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। तो वेग धनात्मक कब होगा, जब मेरे सापेक्ष वो जो दूसरा जो है उसका दूरी, मेरे उसकी दूरी बढ़ रही है, और दूरी अगर घट रही है तो निगेटिव है। वैसे त्वरण में होता है, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन। और ये बताओ, मान लो कार यहीं से खड़ा है, न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, तो वेग कितना होगा, बोलो। कार न इधर जा रहा है इधर, यस, क्योंकि दूरी तो हो ही नहीं रही, विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। जो विस्थापन नहीं हो रहा है मतलब ये स्थिर है, कार स्थिर है, खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वेग शून्य हो जाएगा। तो वेग शून्य कब होगा, जब विस्थापन, समय के सापेक्ष विस्थापन शून्य है, ठीक है। मतलब समय के सापेक्ष कार जो है ये वहीं पे खड़ा हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो वहाँ पे वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, त्वरण भी वही है, त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। अब बताओ, वेग अगर बढ़ता है, वेग अगर बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव आएगा, और वेग अगर घटता है तो त्वरण नेगेटिव आएगा। तो अभी मैंने आपको कहा है, अभी एक थोड़ा पहले डायग्राम बना के बताया था आपको, शायद आपको याद होगा, कि यहाँ पर वेग सबसे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ वेग शून्य हो जाता है, फिर वापस आता है। तो वेग देखो यहाँ ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा, निगेटिव कि पॉजिटिव, बोलो। वेग घट रहा है, नेगेटिव, ऑब्वियस है। अब त्वरण निगेटिव है तो बल भी निगेटिव हुआ, क्योंकि बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है ना। द्रव्यमान तो फिक्स है, कांस्टेंट क्वांटिटी। त्वरण त्वरण अगर निगेटिव है तो बल भी त्वरण निगेटिव हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आया, कारण समझ में आया, बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि वेग घट रहा है, वेग घटने से त्वरण निगेटिव होगा, त्वरण की वैल्यू ऋणात्मक आएगा। और त्वरण जो ऋणात्मक है, क्योंकि बल जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ये अगर ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक आएगा। तो निगेटिव साइन समझ में आया क्यों लिखा मैंने। चलिए, और विपरीत दिशा में मैंने पहले ही बोल दिया, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो हमारा एफ जो है ये है एम। पहले सबसे पहले समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो इक्वल टू करेंगे तो माइनस के एक्स। बताओ ये के क्या है, के कहाँ से आ गया, बताओ, बताना पड़ेगा ना के क्या है। जहाँ के समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक लिख लो, जहाँ के समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। के क्या है, समझ में आ गया, बोलो। यस सर। के समानुपातिक नियतांक है, ओके। अब एफ का वैल्यू क्या है, ऊपर देखो, एफ का वैल्यू क्या रखें, ये एफ का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, एफ का वैल्यू बोलो क्या रखें, बताओ। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। देखिए, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स आ जाएगा। ये देखो, कोशिश करो, ऐसा नहीं है, कोशिश करने से ही समझ में आता है। आएगा समझ में, देखो आ गया सर। आ गया।
तो डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस के अपान एम एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। नो। चलिए, इस के अपान एम को नया नाम हम ओमेगा स्क्वायर देते हैं ना। के अपान एम को नया नाम हम ओमेगा स्क्वायर नाम दे देते हैं। क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ ओमेगा स्क्वायर हमने किसको कहा बताओ? के बाई एम। के बाई एम को नया नामकरण हमने ओमेगा स्क्वायर दिया है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा यहाँ से? अगर ओमेगा का वैल्यू पूछूंगा तो क्या बोलोगे? अंडर रूट के अपॉन एम। वेरी गुड, अंडर रूट के अपन। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। चलिए, तो डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, हाँ। अब इसको हम हल करेंगे। इस समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है ना, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण एक का हल। समीकरण 1 का हल x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। समीकरण 1 का जो हल है ए साइन ओमेगा टी होता है। आप रख के देख लो, एस का ए साइन ओमेगा टी रख के देख लो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एस का क्या रख के देखो? ए साइन ओमेगा टी आप रख के देखिए, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। चाहो तो रख के देख सकते हो। बताओ, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा? एक बार में आ जाएगा कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, दूसरी बार करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कास ओमेगा टी आ जाएगा। तो एस किलो आप ये रख के देखो, इससे सेटिस्फाई जरूर होगा। हो जाएगा, करेक्ट देख लोगे घर में, यस सर। है ना। एक्स इजिकल टू ये रखोगे ना, तो इक्वेशन नंबर 1 जरूर सेटिस्फाई होगा। मतलब इस समीकरण 1 का हल है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। नो सर। नो। चलिए आगे। अब हम निकालते हैं सबसे पहले आवृत्ति। आवृत्ति जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है ओमेगा अपान 2 पाई। आवृत्ति होता है ओमेगा अपान 2 पाई। तो 1 अपान 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम होगा। अभी थोड़ा पहले पूछा था मैंने, ओमेगा का वैल्यू ये होगा। बोलो, याद है? ओमेगा स्क्वायर के बाई एम है। ओमेगा स्क्वायर के बाई एम है, तो ओमेगा जो है अंडर रूट के बाई एम होगा। तो आवृत्ति की वैल्यू कितना आया बताओ? 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम आया। आवर्तकाल क्या होगा तथा? आवर्तकाल क्या होता है? आवृत्ति का जस्ट उल्टा होता है ना। ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। तो क्या आएगा था? 2 पाई अपान अंडर रूट के बाई एम। ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। समझ में आया क्या? देखो, आवर्तकाल इस आवृत्ति का उल्टा होगा। देखिए, आवर्तकाल समझ में आया? यस सर। ठीक है, आवर्तकाल जो होगा ये होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। ठीक है, स्थिर ऊर्जा तथा आगे लिखो दौलित्र की स्थिर ऊर्जा। दौलित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम भी से ना दें, यू से भी डिनोट करते हैं, भी से डिनोट कर रहे हैं। ये होता है माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ डी एक्स। स्थिर ऊर्जा निकालना है तो आप इंटीग्रेशन कर दो एफ को डी एक्स। ठीक है, बताओ एफ की वैल्यू क्या था? मैं आपको दिखाया था एफ की वैल्यू। ये देखो एफ की वैल्यू क्या है, देखो एफ की वैल्यू बोलो। माइनस के एक्स है ना। चलिए, तो स्थिर ऊर्जा निकल जाएगा यहाँ से। v इज इक्वल टू आएगा माइनस 0 टू एक्स माइनस के एक्स डी। यहाँ पर f बराबर माइनस के एक्स आया था ना। चलिए, तो v इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स डी।
तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट आएगा 0 to x, तो v आएगा के बाई 2 एक्स स्क्वायर। देखो समझ में आया क्या? बोलो यार, यस सर। आ गया समझ में? चलिए, तो ये हमने v की वैल्यू निकाल लिया, तो v कितना आता था? बोलो। के बाई 2 एक्स स्क्वायर। चलिए, के बाई 2 एक्स स्क्वायर आता है ना? आप चाहो तो के का वैल्यू रख भी सकते हो। के बाई एम ओमेगा था, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी, तो के ओमेगा स्क्वायर एम ऐसे भी लिख सकते हो। 1/2 के का वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा स्क्वायर के बाई एम था? बोलो। यस सर। तो के इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर एम आएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो समझ में आया क्या? कोशिश करो। आ गया सर। आ गया? तो इसकी वजह जो है 1/2 लिखो, इसकी वजह भी का वैल्यू आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बोलो। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने निकाला स्थिर ऊर्जा का वैल्यू, ठीक है? यस कि नो? यस सर। क्या क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, है ना? चलिए, तो उसे हल भी करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ठीक है। आगे लिखो। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि ऊर्जा ई, ऊर्जा ई वाले वाले ऊर्जा ई वाले कण, ऊर्जा ई वाले कण, गतिशील कण लिखो, गतिशील, ऊर्जा ई वाले गतिशील कण के लिए श्रोडिंगर श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तरंग समीकरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या दिया जाता है? समय मुक्त वाला बताओ क्या दिया जाता है? डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर। समय मुक्त श्रोडिंगर समीकरण क्या रहता है? बताया था थोड़ा पहले। समय मुक्त श्रोडिंगर समीकरण याद आ रहा है? क्या बताया था? बोलो। डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, और आगे जी भूल गए? बोलो। माइनस पी एक्स स्क्वायर साइन अपॉन एच स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, 2m अपान एच स्क्वायर ई माइनस भी ऐसे कुछ था ना, प्लस ऐसा कुछ था, प्लस 2m अपान एच स्क्वायर ई माइनस भी साइन इक्वल टू 0। याद आ रहा है? देखो यस सर। लिख लो जल्दी से।
2m/h², e² साई पर ds, ये था। ठीक है, लिख लिए। अब मुझे बताओ v का वैल्यू क्या रखोगे? v की वैल्यू निकला हुआ है ये, बताओ v की वैल्यू क्या रखोगे? देखो v की वैल्यू निकला हुआ है k/2x² ना, ये आ जाएगा del² साई/del x² प्लस 2m/h² e माइनस v की वैल्यू क्या लिखोगे बोल रहे हो? बोलो 1/2 kx² ना। देखो ये होगा, बोलो। यस सर। है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा इसको चेक करेक्ट करो। तो ये में लिखा है ना, ये यहाँ साई लिखना भूल गया मैं। अब देखो इस क्वेश्चन का शुरुआत देखो, del² साई/del x² 2m/h² e माइनस 1/2 kx² साइन आएगा, साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन इज इक्वल टू 0, करेक्ट कर लो तो इसको। ठीक है, करेक्ट किए इसको। यस सर। साई लिखना भूल गया था ना, लिखो यही, लिखिए आगे, यही सरल आवर्ती दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र, दोलित्र के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण है। हो गया सर। ओके, श्रोडिंजर के समय निर्भर तथा समय मुक्त समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। आपको समीकरण लिखना भी है और सिद्ध भी करना है, दोनों काम करना है ना। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए, इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। लिखो, जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगें कण के साथ संबंधित होती हैं। तो कुछ तरंगें कण के साथ संबंधित होती हैं, हमने कहा जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगें कण के साथ संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि द्रव्य कण जब गति करता है तो उसके साथ कुछ तरंगें जो है संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। तथा ये जो तरंगों, जिसको द्रव्य तरंगें कह रहे हैं, इनका जो अवकल समीकरण है वो कहलाता है श्रोडिंजर समीकरण। ये द्रव्य तरंगों का जो समीकरण है वह अवकल समीकरण है। इसके जो अवकल समीकरण, इसको हम श्रोडिंजर समीकरण के नाम से हैं। तथा देखो, तथा इनके अवकल समीकरणों को श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। जो द्रव्य तरंगे हैं उनका जो अवकल समीकरण आएगा उसे हम श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं।
जो कि निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। समय निर्भर है, समय निर्भर याद रखना, ये होता है आई एच, ये वाला एच है ना, डेल साइन अपान डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस डेल साइन। ये समय निर्भर है, ठीक है। और एक होता है समय मुक्त। समय मुक्त वाला तो बताया था मैंने आपको, है ना, समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये होता है डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साइन प्लस, लिख दो, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपान एच स्क्वायर और ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। देखो याद आ रहा है आप लोगों को, यहाँ भी डेल नहीं है, सॉरी वी है, वी, ये डेल नहीं है, वी है, करेक्ट कर लो इसको, वी है, वी साइन। ठीक है, तो ये वाला कौन सा बताओ, समय निर्भर है, ये समय मुक्त है। दोनों का हम जो है यहाँ पे आपको प्रूफ देंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए सभी, ओके। तो हम दोनों का प्रूफ देंगे, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का प्रूफ हम देंगे। चलिए हम दे रहे हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट। पहले समय निर्भर का देते हैं, फिर समय मुक्त का देंगे, ठीक है। लिखो, माना कि m द्रव्यमान का कोई कण, माना कि m द्रव्यमान का कोई कण, माना कि m द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक x दिशा में, धनात्मक x दिशा में गतिमान है, माना कि m द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक x दिशा में गतिमान है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। कण का रैखिक संवेग px, आगे लिखो, कण का रैखिक संवेग p, नीचे से x लिखो, px एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल E है, एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल E है। कण का रैखिक संवेग px तथा संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल E है, ठीक है। अतः कण से संबद्ध एक विमी तरंग का तरंग फलन, एक विमी तरंग का तरंग फलन साइन बराबर क्या होता, मैंने बताया था,
याद करो, तरंग फलन साइन इक्वल टू क्या होता है, याद आ रहा है, ए की पावर आई अपान एच, और कुछ बताया था, पी एक्स एक्स माइनस ई टी, याद आ रहा है क्या आपको, ये मैंने बताया था, यस सर। है ना, साइन इक्वल टू द ए कांस्टेंट है ना, ए की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ए टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, इसे याद रखना, ये तरंग फलन साइन का वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे हम सबसे पहले टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समीकरण एक को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समीकरण एक को, यह आएगा डेल साइन बाई डेल टी आ जाएगा, ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेल साइन बाई क्या आएगा, डेल टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, e की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस ए टी, ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर में ही रहेगा, इस पावर वाले का भी डिफरेंशियल होगा, ये आएगा आई अपान एच, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आंशिक अवकलन है, टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख दो, आंशिक अवकलन करने पर, यहाँ लिखो समीकरण को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष आंशिक वर्ड यहाँ आएगा सर, ये वाला वर्ड यहाँ आएगा, आंशिक अवकलन करने पर, ऐसे लिखो, समीकरण एक को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो ये तो एक साला कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा ये वाला टर्म और टी का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा, ये देखो ये डिफरेंशियल आएगा समझ में, ये बड़ा समझाते हैं, आ गया समझ में, ये साइन की वैल्यू याद है आप लोगों को, तरंग फलन साइन की वैल्यू यस सर। याद है ना, ओके, साइन की वैल्यू अगर याद है अच्छी बात है। अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करने आ जाएगा आंशिक अवकलन टी के सापेक्ष, यस सर। ई की पावर का तो ई की पावर ही आएगा, और ये वाला टर्म का फिर से पावर में है उसका भी डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ आई अपान एच है वो रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा या माइनस ही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इतना किसका वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 देखो, साइन का। तो ये आ जाएगा आपका साइन, और ये वाला जाएगा माइनस आई ई अपान एच, देखो तो साइन हो जाएगा समीकरण एक से, देखिएगा समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो बोलो, आ गया सर। आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ गया अगर तो समझ में, तो यहाँ से ई साइन इक्वल टू आ जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए माइनस एच अपान आई डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू ई साइन, ये एच ऊपर चला गया, आई नीचे आ गया, और माइनस साइन भी इधर आ गया। अब आपको पता है 1/i को माइनस आई होता है, पहले से माइनस है, ये हो जाएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू ई साइन। मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ 1/i की वैल्यू माइनस आई होता है ना, तो आई ऊपर गया तो माइनस का प्लस आ गया, देखो ये समझ में आया क्या, यहाँ से यहाँ, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से हमने ई साइन इक्वल टू ले आया है आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसे समीकरण नंबर 2 हमने दे दिया, ठीक है, इसको इधर लिख दिया। अब समीकरण एक को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब समीकरण एक को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण एक में आपको दिखाया था, दिख रहा है समीकरण एक आपको दिख रहा है क्या, देखो ये यस सर। एस के सापेक्ष, ये एस का फंक्शन है, तो
डेल साइन बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल साइन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ए, और ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा, ए ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई। अब इसका पावर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो आई अपान एच बाहर है, और इसका तो पी एक्स आ जाएगा, एस का 1 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आई अपान एच इंटू पी एक्स। देखो ये समझ में आया क्या डिफ्रेंसिएशन, यस सर। है ना, तो नोट कर लो। तो अब हमने समीकरण 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो। अब बताइए किसका वैल्यू समीकरण 1 से, ये वाला टर्म बताइए, साइन का। ये वाला वैल्यू साइन का है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यह जाएगा डेल साइन अपान डेल एक्स इज इक्वल टू साइन आई एच पी एक्स। कोशिश करो, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी बोलो। आ गया सर। आ गया, चलिए इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साइन बाई डेल एक्स, और क्या आएगा बताओ, आई आई एच पी एक्स। फिर से एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिए, इस साइन ही एस का फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इसका वैल्यू होता है इक्वेशन नंबर 3 देखिए, बोलो। साइन आई अपान एच पी एक्स। चलिए ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान एच पी एक्स, अरे इंटू आई अपान एच पी एक्स, ये यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से आया है ना, समीकरण 3 से, आप देखो समीकरण 3 से यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, समीकरण 3 से। तो डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन, देखो आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन, देखिए आया समझ में? यस सर। अच्छी बात है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बोलो। आई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यह जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर साइन। साथ साथ नोट कर रहे हो आप लोग, यस सर। तो माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन। ठीक है, बहुत सारे मैंने 2m का डिवाइड कर दिया,
इसको आप नंबर दे दो समीकरण 4। वो साइड 2m का डिवाइड किया है। देखो समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो ही बताया करो। आगे है सर। आ गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। है ना? चलिए, तो समीकरण 4 तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखो, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से हम लिखा, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, ऊर्जा का जो संकारक समीकरण है, ठीक है, उससे ई साइन इक्वल टू क्या है? ऊर्जा के संकारक समीकरण से ई साइन इक्वल टू होता है, देखो, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। नंबर 5, ऊर्जा के संकारक समीकरण ई साइन इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है। ठीक है, चलिए, आपके पास समीकरण नंबर 4 दिख रहा है, हाँ या ना? देखो 4 दिखाई दे रहा है, यस सर। 5 भी दिखाई दे रहा होगा, और इक्वेशन नंबर 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2। तो आप देखो, इक्वेशन नंबर 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही साथ दिखाए थे तीनों, 2, 4 और 5 तीनों को देखो, दिखाई दे रहा है 2, 4 और 5। देखिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 तीनों दिख रहा है आपको? चलिए, तीनों को मिक्स करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, 4 को और 5 को। तो पहले अपन 2 और 5 को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 5 आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये है और ये 5 है। ठीक है, यहाँ भी ई साइन है, यहाँ भी ई साइन है, इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। समीकरण 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है ना, ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है ना, 5। चलिए, तो लिखो, समीकरण 2 तथा 5 से, समीकरण 2 और 5, तो समीकरण 2 और 5 दोनों में ई साइन की वैल्यू है, तो ये आई एच डेल साइन अपॉन डेल टी, ये इक्वल हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। ये ठीक है, तो ई साइन की वैल्यू 2 में भी था, इक्वेशन 2 से आया, और इक्वेशन 5 से ये आया ई साइन की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे बताओ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन की वैल्यू क्या आएगा? इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको, तो माइनस वी साइन प्लस आएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसको इधर ले आओ बोला। देखो इक्वेशन 6 समझ में आ गया? देखो यस सर। आ गया ना? चलिए, अब इक्वेशन नंबर आते हैं 4 में। ये देखो, 4 में इसका वैल्यू ये है और 6 में इसका वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ये वाला टर्म दोनों सेम है। देखो इक्वेशन 4 दिखाई दे रहा है, 4 और 6 दोनों देखो, कोशिश करो, 4 और 6 दोनों दिखाई दे। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो है 4 में भी है और 6 में भी है ना? तो समीकरण लिखो, समीकरण 4 तथा 6 से, तो समीकरण 4 में इसका जो वैल्यू है, पहले दिखाता हूँ, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू इसके इक्वल है समीकरण 4 में। और समीकरण नंबर 6 में इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल है, माइनस वी साइन प्लस आई एच डेल साइन बाई डेल टी, दोनों को इक्वेट कर दिए।
देख लीजिए, समझ में आ गया? ठीक है, आगे है सर। आ गया समझ में? चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये वाला टर्म इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा ना। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू आएगा माइनस एच स्क्वायर अपान 2m, माइनस एच स्क्वायर टू एम, डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन आएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। तो ये आपका कहलाता है समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो, इसे समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ समय मुक्त तरंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इसका प्रूफ दूंगा सेकंड वाले का। अभी हमने इसका प्रूफ दिया, पहले वाले का प्रूफ दे दिया ना, ये वाला इसी का प्रूफ अभी हमने दिया है। अब इस वाले का प्रूफ देंगे, समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इस समीकरण का प्रूफ आपको देने वाला है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। सर उसको तो पढ़ लिए हैं। उसका प्रूफ हो चुका है, यस सर। इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 था ये। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट का प्रूफ आप लोगों के पास है ना। ये वाला सेकंड पार्ट का प्रूफ हम दे चुके हैं, याद है आपको? इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है, उसी को देख के लिख देना पूरा, जो प्रूफ हमने दिया है ना, उसी को देख के लिखना है यहाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को नया क्वेश्चन लिखाता हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। तो आप लोग प्रूफ दे लोगे ना सेकंड पार्ट का, पिछला देखकर? ओके, लिखो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण, प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे लिखो, तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण, तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण की शर्त ज्ञात कीजिए। शर्त ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर लिखते हैं। लिखो, सब लिखो, राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं साइन स्टार, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर। ये साइन का कॉन्जुगेट कहलाता है, सहयुग्मी है ना। ये साइन है, साइन का कॉन्जुगेट को साइन स्टार लिखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जो मान लो जेड है, जेड मान लो एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड का बार जेड का सहयुग्मी कहलाता है, ये होता है एक्स माइनस आई वाई। बताइए जेड बार को आप क्या बोलते हो? याद करो, जेड बार को आप बोलते हो जेड का संयुग्मी, कॉन्जुगेट आप जेड बोलते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड और जेड बार को, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, पता है। और मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये और ये सेम आता है, ये और ये सेम आता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू और जेड इंटू जेड बार सेम आता है,
मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है ना, जेड इंटू जेड बार होता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। ये जेड है और ये जेड का बार है, ये इसका कॉन्जुगेट है संयुग्मी। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन स्क्वायर ये होता है साइन साइन स्टार। ये साइन है, अब इस साइन का कॉन्जुगेट है संयुग्मी। समझ, जैसे ये आता है वैसे ये। समझ में आया आप लोगों को? बोलो, यहाँ बार लगाते हैं या स्टार लगाते हैं? ये समझ में आता है आप लोगों को? कॉन्जुगेट यस सर। है ना। ये जैसे ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड बार ना इसका संयुग्मी कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। जेड जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मेरा ये कहना है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार हमेशा इक्वल होता है। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार इक्वल होता है। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन का स्क्वायर साइन टू साइन स्टार होता है। ठीक है, तो साइन और साइन स्टार जो है साइन का कॉन्जुगेट है। साइन का संयुग्मी को साइन स्टार कहते हैं, या जेड बार कहते हैं या साइन स्टार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन साइन स्टार। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व को बताता है, ये बताता है प्रायिकता घनत्व को। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ साइन का जो स्क्वायर है ये प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। देखो, प्रायिकता घनत्व, घनत्व को दर्शाता है। ये जो राशि है यह प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, यस सर। तो ये राशि किसको दर्शाता होता? प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। तो इसका संपूर्ण जो प्रायिकता है वो कितना होता है? किसी भी की संपूर्ण प्रायिकता कितना होता है? कुल प्रायिकता कितना होता है? बोलो, 1 होता है। कुल प्रायिकता कितना होता है जी, बताओ? संपूर्ण प्रायिकता की वैल्यू कितना होता है? कुल प्रायिकता कितना होती है? 1 होता है ना। कुल प्रायिकता जो होती है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिखो इस प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। आगे लिखो, अतः अतः राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर समाकलनीय होता है, समाकलनीय होता है। यह समाकलनीय होता है पूरे क्षेत्र में तथा तथा पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता, पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता, पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता, पूरे क्षेत्र में रहा, पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। अतः अगर हम समाकलन करें साइन मॉड ऑफ साइन के स्क्वायर का, तो आंसर कितना आएगा बताओ? बोलो, मॉड ऑफ साइन स्क्वायर का समाकलन करें तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन इंटू साइन स्टार। तो आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन साइन स्टार ये हमेशा 1 होता है। इसी को हम प्रसामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है साइन स्टार निकालेंगे, या साइन स्टार पता है तो साइन पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, लिखो, इसे तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं।
ठीक है। सर, पिलर